हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या रणनीति रहनी चाहिए कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने के लिए। उसके बाद लेक्चर 1 करके एक तो वीडियो आया था जिसमें हम इतिहास पढ़ाए नहीं, समझाए। इतिहास में लेक्चर 1 करके पाषाण काल एक वीडियो हम दिए थे। उसके बाद हम लेक्चर 2 करके आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास। पहले हम कल पढ़ाए थे इतिहास 3 भागों में बांटे थे। इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भाग में बांट चुके थे और कल समझाए थे बढ़िया से। आप अगला वीडियो देख लीजिएगा। फिर प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल पढ़ाए थे जिसमें आग की खोज हुई थी। पाषाण काल पढ़ाए थे जिसमें बृहद पैमाने पर आग की उपयोग किया। और नवपाषाण काल पढ़ाए थे जिसमें एक सारे कई परिवर्तन देखने को मिला था नवपाषाण काल में, जिसे हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। आज आदि ऐतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में भी हम बताए थे, आदि ऐतिहासिक काल को ही पाक ऐतिहासिक काल कहते हैं। और कल जितना भी ये सारा चीज़ पढ़ाए थे, इसका नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, जो कि चाणक्य नीति क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है। उसके बाद टेलीग्राम लिंक भी हम वहाँ प्रोवाइड यूट्यूब में कर देंगे। तो इसका सारा नोट्स हम डाल चुके हैं और इसका पूरा बढ़िया से समझाया हुआ भी है। वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट कल लिखाए थे और इसका सारा नोट्स प्रोवाइड हम टेलीग्राम पे किए हैं। तो आज आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल का जो अध्ययन है, हम इसका पॉइंट बनाते जाइएगा। आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन, आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन अध्ययन का स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है। परंतु आदि ऐतिहासिक काल का अध्ययन का स्रोत जो है पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त है। परंतु पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त है, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, परंतु लिखित साक्ष्य जो है पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे एक तो पत्थर भी है और कई सारा पत्थर में लिखा हुआ कुछ, जैसे आज का लैंग्वेज हिंदी है या उर्दू है, जो भी फारसी है, उसी तरह कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हम इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं या कांस्ययुगीन सभ्यता बोल सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, जो कि इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता इसी को बोलता है। तीनों एक ही है। ये जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता और ये कांस्ययुगीन सभ्यता तीनों एक ही है। इतिहास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इतिहास का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हर एग्जाम, हर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से। तो आइए आज हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बढ़िया से समझेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। आज हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज पढ़ना है इसे, हड़प्पा सभ्यता। तो बाकी चीज़ें हम मिटा देते हैं, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर फर्स्ट। ऐसे तो पाषाण काल भी पढ़ाए हैं,
लेकिन चैप्टर यहीं से माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इतिहास का चैप्टर फर्स्ट है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे आज के डेट में अभी हम लोग जी रहे हैं, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग भी बहुत साल ईसा पूर्व में आप लोग चल जाइएगा, ईसा पूर्व में वो लोग भी जी रहे थे। और इसमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ यही है कि कहानी है और कहानी को बढ़िया ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक देखना है। तो आप समझ जाइएगा हड़प्पा सभ्यता में कहीं कुछ जो है पढ़ने लिखने वाला चीज़ ही नहीं है, सिर्फ कहानी है, सिर्फ समझिएगा, समझे ना। तो आइए हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता, समझे ना, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1853 में 1853 से 56 के बीच 1853 से 1856 के बीच सर कनिंघम के द्वारा जो कि ये भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष रहे, भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष सर कनिंघम के द्वारा अवलोकन किया गया था। अवलोकन किया गया था सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सर्वप्रथम जो है हड़प्पा सभ्यता का अवलोकन किया गया था 1853 से 1856 के बीच सर कनिंघम के द्वारा, परंतु ये अवलोकन कर ही नहीं पाए, बढ़िया से खोज ही नहीं पाए। जो प्रमाणता होता है, प्रमाणित, ये कर नहीं पाए। ठीक है, ये कर नहीं पाए थे। तो फिर आगे 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया, लेकिन इसका नेतृत्व जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इससे अभी हम चाणक्य नीति का डायरेक्टर हुए। ठीक है, और बहुत सारे अगर टीचर इसमें जुड़ना चाहेंगे तो उनका नेतृत्व तो मेरे ही थ्रू होगा, लेकिन वो लोग पढ़ा सकेंगे। उसी तरह नेतृत्व जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया, लेकिन दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। इसलिए क्वेश्चन में अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज आएगा तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, समझे ना। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता एक ही है, ऐसा मत मानिएगा कि हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आ गए, खोज इसका हो गया। हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब था, कब से कब तक था। आप यहाँ सिर्फ समझिए, समझ रहे हैं। सर्वप्रथम 1853 में खोजा गया, लेकिन इसका खोज प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए इसे माना नहीं गया। इसलिए प्रमाणित जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। और हड़प्पा सभ्यता का कब से कब पीरियड था, तो इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। और बहुत सारा बुक में, अलग अलग बुक में अलग अलग, लुसेंट में मान लीजिए, लुसेंट में 1725 से 1750 ईसा पूर्व तक होगा, या 1700 ईसा पूर्व, 2400 से 1700 ईसा पूर्व जो है लुसेंट में दिया गया। और सार संग्राम में जो है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व दिया गया, ईसा पूर्व दिया गया। लेकिन अगर यही इंटर आर्ट्स की बात करते हैं, अगर आर्ट्स में हिस्ट्री आप लिए हैं तो उसमें 2600 से लेकर 1900 तक माना जाएगा। और यही सही हुआ। हम इंटर आर्ट्स किए थे,
इंटर में हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 2600 से लेकर 1900, और लुसेंट में 2400 से लेकर 1700, और सार संग्राम में 2500 से लेकर 1750। तो अब बच्चा लोग यही बोलेंगे कि सर हम कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे और कैसे मारेंगे जो कि सही हो जाए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरह आएगा, समझे ना। वो ऑप्शन जो है 4 को देगा, जैसे 2500 से 1700 दे दिया, तो फिर दे देगा 2800 से 1700, 2900 से 1700, फिर इस तरह देगा। मतलब एक जो है यही तीनों के अकॉर्डिंग रहेगा, एक वो जो है यही तीनों के अकॉर्डिंग रहेगा, बाकी सब अलग अलग देगा, भिन्न भिन्न प्रकार की देगा। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए मत, वहां तक आप लोग समझ जाइएगा। इसको मिटाने वाला लाना पड़ेगा। इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट पढ़े थे, और अगला पॉइंट आइएगा, हड़प्पा सभ्यता को भिन्न भिन्न नाम से हम क्यों जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता को भिन्न भिन्न नाम से क्यों जानते हैं। जैसे भिन्न भिन्न नाम से हड़प्पा या कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, वही हुआ भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग हुआ। ये लोग तो आप जानते होंगे, इतना तो समझते ही होंगे। आपको कोई पूछ देगा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों है भाई, और ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नाम से हम क्यों जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास, क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं, तो क्योंकि सिंधु नदी के आसपास होने के कारण, सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि सर्वप्रथम इसे कांसे की खोज इसी काल में हुई थी इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं। और एक पॉइंट, ये तो सिंधु नदी के आसपास होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा क्यों नाम पड़ा भाई, तो हड़प्पा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खोज हुआ था। हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खोज हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझ चुके होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास चारों ओर फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा स्थल पर सर्वप्रथम खोज हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता कांसे की उपयोग सर्वप्रथम हड़प्पा काल में ही हुआ था, सर्वप्रथम हड़प्पा काल में ही हुआ था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो कांस्य युगीन सभ्यता और हड़प्पा स्थल पर खोज हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार आएगा, समझे ना, कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा, उसमें दिया हुआ रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन ये सब आता है, समझे ना। हड़प्पा सभ्यता से बोल रहे हैं, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाइए, SSC GD, SSC CGL
या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितना भी है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रहता है। और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है जो कि पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ कहानी ही कहानी है। जैसे आज के डेट में हड़प्पा सभ्यता हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में लोग भी जी रहे थे। उस टाइम क्या विकास हुआ, कैसे आदमी लोग रहते थे और आज कैसे रह रहे हैं, बस यही अंतर है। उस टाइम कैसे रह रहे थे, उस टाइम कृषि कैसे किया जा रहा था और आज हम कैसे कर रहे हैं, बस यही अंतर है। इसलिए ये कहानी है, आप इसे सब्जेक्ट के रूप में या चैप्टर के रूप में भी मत समझिएगा, समझे ना। सिर्फ कहानी सुनिए और नोट्स हम डाल रहे हैं, वहाँ सिर्फ देखना का पॉइंट आगे देख लिए होंगे। और अभी हड़प्पा सभ्यता का ये मुख्य पॉइंट जो है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था और कैसे था। तो सभी लोग तो विस्तार इस तरह लिख लेते हैं, पूरब से पश्चिम इतना किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इतना किलोमीटर, उस तरह मानना नहीं है। लेकिन हम लोग चित्र के द्वारा या डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे, तो समझिएगा। पहले तो ये सब जानते होंगे, बताइएगा यहाँ क्या है, कौन सी दिशा है, उत्तर। भारत, मान लीजिए भारत का मैप है, भारत का मैप मान लीजिए, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो इसी तरह इसको भी मानना है, उत्तर, दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मांड, यहाँ जम्मू कश्मीर में मांड पड़ता है। मांड से लेकर नीचे दाइमाबाद तक, दक्षिण उत्तर में मांड से लेकर नीचे दक्षिण की ओर दाइमाबाद तक, दाइमाबाद तक, जो कि मुंबई में है। और मांड जो है जम्मू कश्मीर में है। तो मांड से लेकर दाइमाबाद तक इसकी जो लंबाई है, मांड से लेकर दाइमाबाद तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। तो इसी तरह पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की, पश्चिम में कहा तो बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान समय में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, और पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है वर्तमान समय में। तो पूरब से पश्चिम में पूरब आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम बलूचिस्तान तक, जो कि सूतकांगी डोर भी बोलते हैं, सूतकांगी डोर, सूतकांगी डोर। इस तरह मांड है जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद मुंबई में, सूतकांगी डोर बलूचिस्तान में और आलमगीरपुर यूपी में। और इसकी लंबाई जो है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो यहाँ समझ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर की ओर स्थित कौन सी, उत्तर की ओर स्थित कौन सी स्थल था, तो मांड। नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर दाइमाबाद मुंबई, और पश्चिम की ओर सूतकांगी डोर, और पूरब की ओर आलमगीर यूपी पूर्व। कहीं से भी यहाँ से आ सकता है, यहाँ या ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बैठा लीजिएगा माइंड में, यहीं से क्वेश्चन। अगर ये डायग्राम फिट रहेगा तो इसकी लंबाई भी पता चल जाएगा और स्थल भी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये भी। जैसे मांड है जम्मू कश्मीर, किस नदी के किनारे था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और दाइमाबाद जो है परवरा नदी, परवरा नदी। और आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी, हिंडन नदी। और ये जो है बलूचिस्तान सूतकांगी डोर दास्क नदी। शायद बीपीएससी में क्वेश्चन इस प्रकार था, मिलान कीजिए, समझे ना। आलमगीरपुर, हिंडन नदी को, इनमें से कौन सा गलत है।
बलूचिस्तान परवरा नदी और दायमाबाद दास नदी, इस तरह जो है मिलान करने के लिए इसमें क्वेश्चन बनेगा। इतना जो पूरा बताए हैं ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप समझ रहे, ये भी मुख्य पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आप समझ चुके होंगे। तो अब इस हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल ये पॉइंट है। हम देख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या कैसे हो रहा है, सबका पॉइंट लिखा रहे। तो प्रमुख स्थल, तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे अभी ये मान लीजिए भारत है, हमको चित्र जो है समझाने के लिए बना रहे हैं, ना कि भारत का मानचित्र जो है प्रमाणिक बना रहे हैं। तो मान लीजिए भारत, जैसे यहाँ हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहाँ बिहार हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, इस तरह इधर साउथ भारत हो गया, ठीक है। तो इस तरह भी है। उसी तरह यहाँ सब प्रमुख स्थल है, जैसे बिहार प्रमुख स्थल, पश्चिम बंगाल प्रमुख स्थल। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था उस टाइम, जहाँ जहाँ से खुदाई के दौरान अभी साक्ष्य प्राप्त हुआ वो मानते हैं हम लोग। तो इस तरह इसको भी मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है, ये पूरा हड़प्पा सभ्यता है। जहाँ हड़प्पा, सर्वप्रथम हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा एक हो गया, दूसरा मोहनजोदड़ो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बहुत सारा है, इसलिए जैसे इधर हो गया दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। उसी तरह इसमें पूरा हड़प्पा, जैसे पूरा भारत में आ रहा है, उसी तरह ये पूरा हड़प्पा में प्रमुख स्थल हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और लोथल, चनहुदरो, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी, रंगपुर, सुरकोटड़ा, ये सब पढ़ेंगे। इसका प्रमुख स्थल हड़प्पा पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, सबका डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे अभी बिहार भारत का डिटेल्स पढ़ते हैं तो बिहार का डिटेल्स पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का डिटेल्स पढ़ते हैं, कर्नाटक का, गोवा का, मुंबई का। उसी तरह हम हड़प्पा सभ्यता को डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। सबका प्रमुख स्थल हड़प्पा को डिटेल्स से पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो को लोथल से, और चनहुदरो और धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी और रंगपुर और सुरकोटदा, ये सब इनका प्रमुख स्थल हुआ। सभी से क्या साक्ष्य, जैसे बिहार में कुछ अलग है, उसी गोवा में अलग है, उसी तरह हड़प्पा में कुछ अलग होगा, मोहनजोदड़ो में कुछ अलग होगा, लोथल में कुछ अलग होगा, सबका और सब जगह से अलग अलग साक्ष्य की प्राप्ति होगा। इसलिए जो है हम इसे पूरा हड़प्पा में अभी सबसे सर्वप्रथम हम हड़प्पा को पढ़ेंगे। तो आइए हम हड़प्पा का पॉइंट लिखकर यहाँ से समझते हैं कि हड़प्पा क्या था, उस वहाँ से क्या साक्ष्य की प्राप्ति हुई और क्या क्या चीज़ वहाँ से मिला। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। ये आप लोग मान कर पढ़िए, समझे ना। अगर हड़प्पा से एक क्वेश्चन भी बाहर गया तो फिर मानिए कि छोटू सर का पढ़ाना बेकार है। तो आइए हड़प्पा पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जिस तरह देखिएगा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हम बता चुके हैं। इसका पॉइंट लिखिएगा, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी 1921 में किया था। जैसे कि आगे हम बताए थे, दयाराम साहनी 1921 में किया था। हड़प्पा की खोज जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया और सर्वप्रथम खोजा गया था, इसलिए इसे भारत की सबसे प्राचीन स्थल मानते हैं। हड़प्पा जो कि सर्वप्रथम खोजा गया था, इसलिए इसे भारत की प्राचीन स्थल मानते हैं। भारत की प्राचीन स्थल मानते हैं। तो हड़प्पा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये भी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खोज तो है ही 1921 में दयाराम साहनी। और क्यों इसे भारत का प्राचीन स्थल माना गया? क्योंकि ये सर्वप्रथम खोजा गया था और इसलिए इसे भारत की प्राचीन स्थल। और नदी जो कि रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, इसलिए इसे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो सर ये पॉइंट आप लोग यहाँ से समझिए, समझे ना, पॉइंट बाय पॉइंट हम मेरा नोट्स में सब लिखा हुआ, लेकिन आप लोग भी इस तरह का पॉइंट बनाना चाहिएगा तो आप कॉपी में बना सकते हैं। हड़प्पा शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ये पॉइंट लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था, विभाजित किया गया था। कौन कौन? एक तो रिहायशी इलाका और दूसरा दुर्ग। रिहायशी इलाका और दुर्ग। रिहायशी इलाका पूर्व की ओर था, पूर्व की ओर था, और दुर्ग पश्चिम की ओर। रिहायशी इलाका में जनसाधारण लोग रहते थे, जनसाधारण लोग रहते थे, और दुर्ग के इलाका में शासक वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, एक रिहायशी इलाका जो कि पूर्व की ओर था, और दूसरा पश्चिम की ओर दुर्ग जो कि शासक वर्ग के लोग इधर रहते थे और इधर जनसामान्य लोग। आप लोग समझ रहे होंगे, शासक वर्ग लोग जो वहाँ के लोग, व्यापारी लोग और जो शासन वहाँ के थे वो लोग रहते थे, और इधर जनसाधारण लोग, मजदूर वर्ग के लोग। तो ये पॉइंट आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ये खोज और भारत का प्राचीन स्थल, नदी और हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ। जैसे हड़प्पा से नटराज की मूर्ति की साक्ष्य, और यहाँ पहले लिख लीजिए, हड़प्पा से साक्ष्य प्राप्त हुआ, नटराज की मूर्ति की साक्ष्य, नटराज की मूर्ति की साक्ष्य, नटराज की मूर्ति की साक्ष्य, एक ये हो गया। और दूसरा जो है यहाँ से सर्वाधिक युक्त मोहर, सर्वाधिक युक्त मोहर, युक्त मोहर की प्राप्ति हुई। तो आप समझ चुके होंगे हड़प्पा। और आगे पढ़ना है, ये हड़प्पा का इतना पॉइंट नोट आप लोग कर लीजिएगा। अगर जैसे कि खोज 1921 दयाराम साहनी, भारत की प्राचीन स्थल हड़प्पा, नदी रावी नदी के तट पर, हड़प्पा सभ्यता, यही है। और ये हड़प्पा जो है यहाँ यहीं लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, इसका पॉइंट स्थित बना लीजिएगा, स्थित, स्थित स्थल जो कि हड़प्पा है, वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। तो इतना पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। आगे मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं, हड़प्पा पढ़ चुके हैं, हड़प्पा पढ़ चुके हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। सेम उसी तरह जिस तरह हम हड़प्पा में पढ़े उसी तरह मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि हम बताए थे दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह उस टाइम का हड़प्पा पढ़ लिए। अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो जो भी बोलिए, वो एक ही है दोनों। तो हड़प्पा का खोज पढ़े थे, इसी तरह मोहनजोदड़ो का खोज पढ़ेंगे। खोज, इसकी खोज, उसका खोज 1921 में थे, इसकी खोज 1922 में किया था। उसका दयाराम साहनी किया था, तो इसका राखाल दास बनर्जी किया था, राखाल दास बनर्जी। तो इसकी मोहनजोदड़ो पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति किया था? तो राखाल दास बनर्जी। या बहुत सारे
कोई किसी भी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए सिर्फ ये पॉइंट याद रखना। 1922 और राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। ये जो अभी स्थल है वर्तमान समय में पाकिस्तान के, ज़्यादातर पाकिस्तान में गया है। प्रमुख स्थल पाकिस्तान, जैसे हड़प्पा भी पाकिस्तान में चला गया और ये मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में चला गया। तो इसका जो स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के लाड़काना जिला, वो था मोंटगोमरी जिला, और ये लाड़काना जिला में स्थित है। और मोहनजोदड़ो, एक पॉइंट यहाँ और नोट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सा बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। और यहाँ से साक्ष्य, जिस तरह हड़प्पा से साक्ष्य मिला था उसी तरह यहाँ से भी बहुत सारा साक्ष्य मिलेगा। यहाँ से सर्वप्रथम जो है, यहाँ से एक अन्नागार की साक्ष्य प्राप्त हुई है। जिस तरह पटना का गोलघर, उसी तरह उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जो है अन्नागार उस टाइम में भी रखा जाता है। यहाँ से देख पाइएगा और ये सोच पाइएगा कि उस टाइम भी कृषि किया जाता था। उस टाइम भी अन्नागार घर था जो कि कृषि को स्टोर किया जाता था। कृषि की जितनी भी, जैसे चावल गेहूं में, उस तरह स्टोर किया जाता था। तो यहाँ से एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। साक्ष्य यहाँ बहुत सारा मिला है। अन्नागार हो गया, और यहाँ से बृहद स्नानागार, जैसे आज के डेट में स्विमिंग पूल, उसी तरह वहाँ उस टाइम में बृहद स्नानागार की खोज की साक्ष्य जो अभी मिला है, उसी के अनुसार वहाँ से स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 11.82 मीटर है। बृहद स्नानागार की लंबाई 11.82 मीटर है, और चौड़ाई 7.01 मीटर है। चौड़ाई 7.01 मीटर है, और गहराई, यहाँ से समझिए, नोट्स एक बार देखिएगा तो फिर ये वीडियो पे ध्यान जाएगा आपका कि हाँ सर ऐसे ऐसे बता रहे थे। उसी तरह नोट्स में सेम इसी तरह रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट। और मेंस लिखने का रहेगा तो इसी तरह, जैसे मोहनजोदड़ो का खोज हम लिखेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद स्थल कहाँ है, उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है, उसके वहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है, वही सब। मेंस में जो है ना सोचना ही नहीं है, इसी पॉइंट को जो ऐसे वहाँ लिखते जाना। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ समझिए और नोट्स को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसकी लंबाई, गहराई, चौड़ाई तीनों जो है, लंबाई 11.82 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। तो साक्ष्य के रूप में अन्नागार और स्नानागार, इसे स्विमिंग पूल बोला जाता है। मान लीजिए स्नानागार क्या हुआ, जिसमें स्नान करते थे। चौड़ाई देख रहे हैं 2.43 मीटर, गहराई देख रहे हैं इसका 11.82 मीटर गहरा भी है और 7.01 मीटर चौड़ा भी है। तो ये स्विमिंग पूल के रूप में माना जाता है उस टाइम के लिए। और यहाँ से और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य के रूप में अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, कुआं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुआं की साक्ष्य की प्राप्ति। हड़प्पा सभ्यता में कुआं की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? तो बहुत सारा ऑप्शन देगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो कुआं की साक्ष्य की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। और यहाँ से पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो के भवन का निर्माण जो है, जैसे उस टाइम में भवन निर्माण होता था, तो मोहनजोदड़ो जो भवन बनाता था वहाँ के लोग पक्की ईंट का उपयोग करते थे।
चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे पॉइंट लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं। पक्की ईंट से जो है मकान का निर्माण होता था, पक्की ईंट से। मोहनजोदड़ो का भवन निर्माण पक्की ईंट से होता था, समझे? जैसे आज हम लोग पक्की ईंट से करते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग भी पक्की ईंट से घर बनाते थे और भवन निर्माण करते थे। और इसका मेन इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और लिख लीजिए साक्ष्य के रूप में: अन्नागार, बृहद स्नानागार और कुआं और पशुपति की मूर्ति और पक्की ईंट और सूती वस्त्र। मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में इतना ही पढ़ेंगे और बोले ना कि इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। समझ चुके होंगे? तो मोहनजोदड़ो आगे हम पढ़ेंगे, आगे लोथल पढ़ेंगे। तो आगे हम अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह सेम, इसी तरह हड़प्पा जिस तरह पढ़े उसी तरह मोहनजोदड़ो पढ़े, सेम उसी तरह हम लोथल के बारे में भी पढ़ेंगे। अरे वाह, ठीक है। तो आगे हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अब ये हड़प्पा पढ़नी है, मोहनजोदड़ो पढ़ी, अब लोथल पढ़ेंगे। सब प्रमुख स्थल है, समझे ना? हड़प्पा सभ्यता का ही सब प्रमुख स्थल है। तो लोथल जो है अभी वर्तमान समय में कहाँ है? ये लोथल वर्तमान समय में स्थल यहाँ लिख देंगे। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट सिर्फ लिखिए। वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नदी भोगवा नदी, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और लोथल भोगवा नदी। स्थल उसका मोंटगामरी हुआ और इसका जो है अहमदाबाद। ये भारत में है। गुजरात तो आप जानते होंगे, और वो दोनों पाकिस्तान में थे। इसका खोज जो है, खोज बहुत सारा बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ऐसा मानना नहीं, समथिंग ऐसा। इसका खोज पूछेगा नहीं, लेकिन इसका खोज कौन किया था ये पूछेगा। लेकिन इसका डेट जो है 1957 ईस्वी, रंगनाथ राव। उसका ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा का राखाल दास बनर्जी, और मोहनजोदड़ो का, सॉरी, दयाराम साहनी हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी, और इसका रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। समझ चुके होंगे? हड़प्पा का दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखाल दास बनर्जी 1922 में, इसका 19 और लोथल का 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा। इसका अर्थ होता है, जैसे उसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मुर्दों का नगर। ये फैक्ट जो है हम अपना फैक्ट यूपीएससी नोट से दे रहे हैं, ऐसा मत मानिएगा कि इधर उधर से। ये सब बहुत कम लोग पढ़ाते होंगे। मुर्दों का नगर। और यहाँ से साक्ष्य, जैसे मोहनजोदड़ो से बहुत सारा साक्ष्य प्राप्त हुआ, उसी तरह लोथल से भी बहुत सारा साक्ष्य प्राप्त होगा। युग्म स्वाधान की साक्ष्य की प्राप्ति हुई। सब इंपॉर्टेंट साक्ष्य लिखा रहे हैं। गोदीबारा का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट है अग्निकुंड। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोथल से। गोदीबारा का साक्ष्य लोथल से। युग्म स्वाधान की साक्ष्य लोथल से। और मापतौल इंपॉर्टेंट, जिस टाइम आज, उस टाइम मापतौल की भी व्यवस्था थी और आज भी मापतौल की व्यवस्था है, इसलिए उस टाइम भी अच्छा काफी विकसित था। ऐसा मत मानिएगा हम लोग आज जी रहे हैं, आज के युग में जब इस तरह जी रहे हैं, और उस टाइम ईसा पूर्व, समझ रहे हैं,
2500 से 1700 ईसा पूर्व के समय मापतौल की व्यवस्था थी। और यहीं से पंचतंत्र की कहानी का भी प्रमाण मिला है, जो कि लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोमड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, लोथल जो है, लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में भी था, क्योंकि ये गुजरात में पड़ता था और वहाँ जो है बंदरगाह, यानी बंदरगाह पोर्ट आज पोर्ट जो होता है, जहाँ से बहुत सारा जहाज लगता है, पोर्ट पे आके उसे बंदरगाह कहते हैं। पोर्ट या बंदरगाह दोनों एक ही हुआ, पोर्ट या बंदरगाह, जो कि लोथल में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल, समझे ना। तो ये हो गया पूरा लोथल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। लोथल के बारे में इससे ज़्यादा पॉइंट आपको लिखना भी नहीं है और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। और सबका देख रहे हैं, उसका भी स्थल, इसका भी, उसका स्थल और इसका भी स्थल सब अलग अलग जगह है। जैसे को वहाँ बोले थे पाकिस्तान में, ये तो इंडिया में है, अहमदाबाद। और नदी, वो अलग नदी पे थे, ये अलग नदी पर, सबका अलग अलग है इसका खोज बस। लेकिन फैक्ट यही है, वर्तमान समय में कहाँ है नदी, और इसका खोज कौन किया, और अर्थ इसका क्या होता है। जैसे उसका मृतकों का टीला, इसका मुर्दों का नगर, ये सब कहीं नहीं मिलेगा, समझे ना। ये सब यूपीएससी मेंस का जो है ना फैक्ट है, इसलिए ये सब देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मुर्दों का नगर और साक्ष्य, युग स्वाधान की साक्ष्य, गोदीबारा की साक्ष्य और अग्निकुंड का साक्ष्य। और बोले जैसा कि आज के डेट में मापतौल है, उस टाइम भी व्यवस्था था मापतौल। और पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य जो मिला, जो वहाँ से लोमड़ी का भी मिला है साक्ष्य। और लोथल से एक मात्र बंदरगाह हुआ, जो कि उस टाइम एक मात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, लोथल। तो इतना ही पॉइंट आपको नोट्स करना। अब अगला हम पढ़ाएंगे कालीबंगा। देख रहे हैं, हड़प्पा पढ़ा दिए, मोहनजोदड़ो, लोथल। अब अगला कालीबंगा, अगला कालीबंगा पढ़ाएंगे। कालीबंगा सेम उसी तरह पढ़ना। स्थल, पॉइंट इसका स्थल। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान गंगानगर जिले में, गंगानगर में स्थित है। तो वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर में स्थित है कालीबंगा। और इसका अर्थ उसी तरह, सेम उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह आगे हम पढ़ाएं, सिर्फ यहाँ पॉइंट सिर्फ समझना है, स्थल क्या है, अर्थ क्या है इसका। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। और लोथल का क्या अर्थ होता है? मुर्दों का नगर, जो कि इम्पोर्टेंट है सब। काले रंग की चूड़ियाँ कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा। स्थल हो गया राजस्थान के गंगानगर में स्थित है, और अर्थ इसका होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में, स्थल खोज जो है फैक्ट डाल देते हैं, 1953 ईस्वी में इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तथा 1960 ईस्वी में इस स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा, तथा 1960 ईस्वी में बीके थापर के द्वारा खोजी गई थी।
तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1953 में सर्वप्रथम मामला नंद घोष के द्वारा, और तथा 1960 में बीके थापर जो है उसके द्वारा खोजी गई थी। तो ये स्थल हो गया, अर्थ हो गया, और स्थल की खोज हो गई। अब इसका जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये एक फैक्ट होता है इसका। किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे। माइंड आपका जा रहा होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे। उसी तरह कालीबंगा भी है घग्गर नदी के किनारे, जो कि सरस्वती नदी दोनों एक ही है। ये सरस्वती नदी, घग्गर नदी, आप लोग या सरस्वती नदी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आया उसको चूज कीजिएगा, या दोनों आया तो दोनों, ए भी दोनों कीजिएगा, इस तरह से आएगा। और इसका आकार, एक फैक्ट इसका अलग हो गया, आकार। इसका आकार वर्गाकार था। कालीबंगा का आकार वर्गाकार था। तो इसका स्थल हो गया, अर्थ हो गया, तथा किस नदी के किनारे, आकार इसका क्या था। अब यहाँ से साक्ष्य, सभी का साक्ष्य अलग अलग स्थान से अलग अलग प्राप्त हुआ। यहाँ का साक्ष्य भी अलग अलग स्थान से अलग अलग साक्ष्य हुआ था। यहाँ का साक्ष्य जो है जूते हुए खेत, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड देखिए मिला था आपको लोथल में, लेकिन यहाँ अग्निकुंड का साक्ष्य जो है यहाँ से भी प्राप्त हुआ था। इस तरह नहीं कि यहाँ से यहाँ मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, दोनों जगह से। अगर दोनों आएगा तो दोनों, या ऑप्शन एक देगा, या तो लोथल देगा या कालीबंगा देगा। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। अग्निकुंड का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ और यहाँ से भी प्राप्त हुआ, अग्निकुंड का साक्ष्य। और यहाँ से ऊंट की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ऊंट की हड्डी का साक्ष्य। तो आप साक्ष्य के रूप में देख रहे होंगे जूते हुए खेत का साक्ष्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा, भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा, अग्निकुंड का साक्ष्य वहाँ दोनों जगह से मिला है, लोथल से भी और कालीबंगा से। लेकिन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, या दोनों आएगा तो दोनों को ए बी दो ऐसे करके आएगा। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। तो इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, जैसा ऑप्शन के अनुसार हम टिक लगाएंगे। और ऊंट की हड्डी का साक्ष्य जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अब एक क्वेश्चन आप कोई बोल सकता है कि जैसे लकड़ी का हल का साक्ष्य सर कालीबंगा से प्राप्त हुआ, तो आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि जूते हुए जब खेत का साक्ष्य, तो जब खेत जुताएगा तो हल से ही जुताएगा। तो यहीं से आप लोग समझ जाइएगा कि लकड़ी का जुते हुए खेत का साक्ष्य जब यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो हल की लकड़ी का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होगा। खेत कैसे जुताएगा भाई लोग। इसलिए आज कोई बोलेगा कि अगर यहाँ एक पॉइंट नहीं लिखाया गया जो कि लकड़ी का हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहीं से कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लकड़ी का हल का साक्ष्य, लिख ही लीजिए, नहीं तो बोलेगा टीचर कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़े, हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, लोथल पढ़ लिए, कालीबंगा पढ़ लिए। अगला धौलीवीरा पढ़ लेंगे, धौलावीरा। ठीक है, तो आप आगे धौलीवीरा पढ़ें। तो कालीबंगा इससे ज़्यादा जो है कालीबंगा के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, समझे ना। तो आइए, अब हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, लोथल पढ़ लिए, कालीबंगा पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट जो है धौलावीरा। सेम उसी तरह फिर पढ़ना है धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा सबसे पहले जो है ये वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, स्थल।
वर्तमान समय में। गुजरात के भरूच जिला, गुजरात के भरूच जिला, भरूच जिला। तो धौलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के भरूच जिला में स्थित है। इसकी खोज 1967 में, 1967 में या 68 में, दोनों में मान लीजिएगा 1967 या 1968 में जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई, जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई। तो स्थित स्थल भी वर्तमान समय में गुजरात के भरूच जिला में, और इसकी खोज 1967 या 68 में जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया। और यह स्थल भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल, हड़प्पा का यह स्थल भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, समझे ना। यह स्थल हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहे हैं, बहुत सारा आसानी से आप चाहिएगा मेंस में भी लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। इसका स्थल, खोज, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, अर्थ इसका क्या है, सेम उसी तरह। और एक तरह ये नहीं कि इसको यहाँ कुछ पढ़े वहाँ कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हड़प्पा जिस तरह पढ़ेंगे उसी तरह, मोहनजोदड़ो भी पढ़ेंगे उसी तरह, लोथल भी पढ़ेंगे उसी तरह, सेम उसी तरह पढ़ना। सबका फैक्ट सिर्फ अलग अलग होगा, लेकिन पॉइंट सब वही होगा। इसलिए सबको एक ही जैसा पढ़ना है, आप इसमें हड़बड़ाइएगा मत। इसका अर्थ सफ़ेद कुआं हुआ, और इसकी खोज, तो खोज भी दिखा दिए हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन के लिए फेमस था। मानी स्थित जो है गुजरात का भरूच जिला में, खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, और अर्थ सफेद कुआं, और ये जल प्रबंधन के लिए फेमस है। फिर अगला पॉइंट इसी तरह, यही धौलावीरा के बारे में इतना ही पढ़ना है, समझे ना, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगा। और बाकी और 2-4 पॉइंट नोट्स में भी अलग से दिया हुआ रहेगा, उसको देख लीजिएगा। और अगला जो है, अगला प्रमुख स्थल पढ़ना है अब चनहुद्रो, चनहुद्रो। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्रमबद्ध तरीके से, देख रहे हैं हड़प्पा आया, मोहनजोदड़ो आया, उसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से अब चनहुद्रो पढ़ना है। चनहुद्रो, चनहुद्रो, इसका अजीबोगरीब कहानी है चनहुद्रो का, जो पढ़ने के बाद हंसी भी आएगा। इसकी खोज, इसकी खोज, चनहुद्रो की खोज, चनहुद्रो की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजमूदार, मजमूदार, इसको इस तरह याद रखिएगा कि बहुत सारा मज़ेदार टॉपिक इसमें है, इसलिए मजमूदार। इसकी खोज 1931 में एनजी मजमूदार द्वारा खोजा गया था। आगे जो है 1935 में इसी का कार्य आगे बढ़ाने के लिए 1935 में मैक महोदय के द्वारा आगे बढ़ाया गया कार्य इसका। और फिर इसका साक्ष्य जो यहाँ से बहुत सारा प्राप्त हुआ है, साक्ष्य तो देखिएगा तो यहाँ पगला जाइएगा। इसका साक्ष्य जो हड़प्पा सभ्यता का सौंदर्य के रूप में, सौंदर्य मतलब समझ रहे हैं आप, सौंदर्य का कई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में सौंदर्य का साक्ष्य जो है कई सारा यहाँ से प्राप्त हुआ है। सौंदर्य मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, लाल पीला हरा।
यहाँ से साक्ष्य में सौंदर्य के रूप में जिसे मिला है, पॉइंट इसका देखिएगा, लिपस्टिक, लिपस्टिक का साक्ष्य जो कि आजकल लगाकर पूरा लहरेले बुलता है। और स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट इसी में 50% स्टूडेंट इसी में परेशान है। लिपस्टिक का साक्ष्य और काजल का साक्ष्य, कजरा दे तेरी काली काली नैना, काजल का साक्ष्य देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ उस टाइम। आज का बात नहीं है, देख रहे हैं। वहाँ चल जाइए, हड़प्पा सभ्यता में जाइए, लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व में, और आज के डेट में लिपस्टिक उपिस्टिक लगा रहा है तो कौन सा बड़ी बात कर रहा है। उस टाइम जब लिपस्टिक और काजल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आज के डेट तो छोड़ दिया, हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो आज की कोई बात ही नहीं। तो लिपस्टिक हो गया, काजल, तो अरे भाई लड़की लोग के लिए लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, तो लड़का लोग के लिए भी तो कुछ चाहिए, सेंट गम का हुआ, तो यहाँ से इत्र की प्राप्त हुई है, इत्र। तो लड़का लोग के लिए सेंट गम का हुआ, आजकल गाना चल रहा है, तो वहाँ जो है इत्र की प्राप्ति। इत्र को हम लोग आजकल को परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, वही पहले इत्र चलता था। हमारे दादाजी परदादाजी इत्र का उपयोग करते थे, आज हम लोग बॉडी स्प्रे, 0% गैस। इंडिया में क्या चल रहा है भाई, तो फॉग चल रहा है, और पाकिस्तान में पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसी तरह इत्र का उपयोग करते थे। अच्छा, चनउदरों से जो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिला है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख चुके होंगे। इसको याद कर कैसे रखना, 1931 में खोज हुआ, मजमूदार यानी मजेदार टॉपिक है। चनउदरो मजेदार टॉपिक है क्योंकि सेंट गम का हुआ, और लिपस्टिक, कजरा रे जैसे करके काजल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसी तरह इसकी खोज मजमूदार या मजेदार करके याद रखिएगा। मैक महोदय आगे इसका कार्य बढ़ाया था, और इसकी साक्ष्य जो है देख रहे हैं, लिपस्टिक, काजल और इत्र, सेंट गम का हुआ, हम लोग मान लेते हैं जैसे आज के डेट में यही सब है। और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो चनउदरो के बारे में बस इतना ही, और आगे अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख स्थल। तो चनउदरो, जैसा कि चनउदरो पढ़ चुके हैं, अब आगे सुरकोटदा के बारे में पढ़ेंगे। सुरकोटदा के बारे में पढ़ेंगे। सुरकोटदा, इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। तो जगपति जोशी धौलावीरा का खोज यही किए थे। जगपति जोशी जो है धौलावीरा का भी यही खोज किए थे, और सुरकोटदा का भी यही खोजे थे। लेकिन ये 1964 में, सुरकोटदा की खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। यह स्थल जो है वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ प्रदेश, कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के ऊपर सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है गुजरात का कच्छ प्रदेश वर्तमान समय में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात का कच्छ में स्थित है। यह संपूर्ण हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े की साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। घोड़े की साक्ष्य की प्राप्ति, ये संपूर्ण हड़प्पा का एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े की साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। उसके बाद ये 3 पॉइंट जो है सुरकोटदा का मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस यही इतना ही पढ़ना है सुरकोटदा के बारे में। प्रमुख स्थल हम लिखा रहे हैं अभी, तो इतना ही ध्यान रखिएगा। आगे जो है रंगपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रंगपुर, तो यहाँ ऐड कर देते हैं रंगपुर, सब प्रमुख स्थल है। रंगपुर, तो रंगपुर यह स्थल जो है वर्तमान समय में
यह स्थल वर्तमान समय में गुजरात के काठियावाड़ जिले में, गुजरात के काठियावाड़, देख रहे हैं भारत में हड़प्पा का सर्वाधिक जो है विस्तार गुजरात और राजस्थान, ये पॉइंट इधर देखिएगा भारत का, यहाँ देखिएगा ये भारत का मान लीजिए नक्शा है, तो ये क्षेत्र में ज्यादातर ये क्षेत्र तो यहाँ मिला है। देख रहे हैं गुजरात, यह स्थल रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिले, काठियावाड़ जिले में स्थित है, काठियावाड़ जिला तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में या 1954 दोनों मान सकते हैं हम, 1953 या 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। इसकी खोज 1953 या 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। रंगपुर से साक्ष्य की प्राप्ति मिल हुआ है, जो धान की भूसी, रंगपुर से जो साक्ष्य मिला है वो धान की भूसी है। तो इससे धान की भूसी से यह पता चलता है कि उस टाइम भी यहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब धान यहाँ वहाँ पे था तो कृषि भी होता होगा, तो धान की भूसी वहाँ से मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। धान की भूसी की साक्ष्य रंगपुर से, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट इतना ही है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है, अगला प्रमुख स्थल रोपड़, अगला प्रमुख स्थल रोपड़, यहाँ ऐड कर देते हैं रोपड़। देख रहे हैं कितना प्रमुख स्थल, आपको पूरा मतलब हड़प्पा आपको घुमा दिए, पता चल रहा है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो घुमा दिए, हड़प्पा घुमा दिए, लोथल घुमा दिए, कालीबंगा, धौलावीरा, चनहुदरो, सुरकोटदा, रंगपुर, रोपड़, सब जगह घुमा दिए आपको, कहाँ है और प्लस में वहाँ का साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है, सब जगह जो है आपको घुमा चुके हैं। अब रोपड़ के बारे में जानेंगे। रोपड़ आप लोग रोपड़ से पता चल रहा होगा कि ये कहाँ स्थित होगा। तो ये वर्तमान समय में पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में स्थित है, किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे। नदी जो है सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी। तो वर्तमान समय में पंजाब में सतलज नदी पर इसका खोज जो हुआ था, इसका खोज 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। तो बस रोपड़ के बारे में यही 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में पंजाब में है, नदी सतलज नदी के किनारे है, खोज 1953 या 54 यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। तो रोपड़ के बारे में यही 3 पॉइंट याद रखना। अगला जो हम पढ़ेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से करेंट का भी क्वेश्चन एक तो बन सकता है। अभी वर्तमान समय में वहाँ का सबसे पुरातात्विक साक्ष्य का भवन निर्माण हुआ है वहाँ पे, सबसे बड़ा। तो राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा, वर्तमान समय में हरियाणा में है। स्थल स्थित हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा। तो स्थल जो स्थित है वर्तमान समय में हरियाणा में। इसकी खोज 1997 से लेकर 99 के बीच में हुई है, जो अमेंद्र नाथ के द्वारा खोजा गया। अमेंद्र नाथ, इसकी खोज 1997 से 99 के बीच अमेंद्र नाथ के द्वारा किया गया है। राखीगढ़ी जो वर्तमान समय में हरियाणा में, खोज 1997 से 99 अमेंद्र नाथ के द्वारा किया गया है। बस यही, राखीगढ़ी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो है बनावली, अगला पॉइंट बनावली, इसमें ऐड कर देते हैं। राखीगढ़ी हो गया, बनावली। ये स्थल भी हरियाणा में ही स्थित है। हरियाणा, निसाल जिला।
हरियाणा के निसाल जिले में स्थित है। बनावली जो है हरियाणा के निसाल जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1973 में आर.एस. विस्ट के द्वारा खोजा गया था। आर.एस. विस्ट के द्वारा खोजा गया था। आर.एस. विस्ट के द्वारा खोजा गया था। यहाँ से साक्ष्य की प्राप्ति के रूप में हल का साक्ष्य हुआ है। हल का साक्ष्य हुआ है। और लकड़ी का हल का साक्ष्य कालीबंगा। लेकिन हल की साक्ष्य जो है तो वो बनावली आ जाएगा, बनावली। ठीक है। और यहाँ जो ये जो है यहाँ साक्ष्य के रूप में और भी मिला है। हड़प्पा का एकमात्र विकसित स्थल के रूप में प्राप्त हुआ। तो बनावली के बारे में ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। बस आगे जो है कोट डीजी पढ़ाएंगे। प्रमुख स्थल कोट डीजी के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल जो है इसका कोट डीजी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। स्थल स्थित वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान शब्द लेने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, हमारा ही बेटा बाल बच्चा है, इसलिए हम पाकिस्तान ले लेते हैं। अरे ये पूरा भारत में ही था। आज़ाद होने से पहले ये पूरा भारत था, लेकिन नालायक निकल जाने के बाद, बाप से लड़ जाने के बाद ये अलग हो गया, इसलिए ये पाकिस्तान में स्थित है। यह जो है सिंधु नदी के किनारे, नदी लिखना ये सब पॉइंट है और ये फैक्ट है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित, सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर कोटडीजी स्थल स्थित अभी है पाकिस्तान में, और नदी जो है सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1955 से 57 के मध्य तो पाकिस्तान में है। तो ये आर्य खान द्वारा किया गया। ये ऐसे भी खान वहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसलिए आर्य खान द्वारा किया गया। तो इसकी खोज करने वाले का नाम आसानी से याद हो जाएगा, आर्य खान द्वारा, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थित है। और कोटडीजी जैसे नाम सुन अलग नहीं लग रहा, कोटडीजी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर है, और 1955 से 1957 के मध्य आर्य खान द्वारा खोजा गया था। ये बस इसका 3 पॉइंट यही हमको याद रखना है। और आज का वीडियो जो है प्रमुख स्थल हम पूरा घुमा दिए हैं इस वीडियो में, और कल आगे पढ़ाने वाले हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक विस्तार हो गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी वो हो गया, और हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण किस तरह का होता था, जैसे अभी हम लोग पक्की ईंटों करते हैं उस टाइम भी करता था। उसका आर्थिक विशेषता है, जैसे हम लोग का बजट अभी है उसी तरह उसका आर्थिक विशेषता क्या थी। पशुपालन हम लोग क्या क्या अभी पशुपालन कर रहे हैं, उस टाइम भी पशुपालन क्या कर रहा होगा, वही सब पढ़ना। मुहर हम लोग जैसे अभी जैसे हम सबका अलग अलग मुहर है, सिग्नेचर है, उसी तरह उस टाइम का मुहर क्या था, यही सब पढ़ना है। कल का वीडियो में यही पढ़ाएंगे। तो आज हम यही अंत करते हैं। जय हिंद।